गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट देखा था और ये भी देखा था कि उसमें निगेटिव रिजल्ट आया था, यानी कि उनके जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं मिला। आज हम ये देखेंगे कि आखिर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपेरिमेंट में फेल क्यों हुआ, क्या वजह इसके फेल होने की। तो एक्चुअली में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने जो बेस बनाया था अपने एक्सपेरिमेंट का, द बेस ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट was गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने बेस बनाया था और उसके रिजल्ट के अनुसार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला। तो अब ये देखेंगे कि आखिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कमी क्या थी, क्या वजह थी कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाया। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दो डिफरेंस से देखा जाता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इसको ऑब्जर्व किया जाए दो जगह से, एक फ्रेम s से और दूसरा फ्रेम s डैश से जो कि मूव कर रहा है। इस कंडीशन में दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी x और x डैश, इसके बीच के रिलेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह आएगा x डैश इक्वल टू x माइनस vt। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dx डैश बाई dt डैश इज इक्वल टू dx बाई dt माइनस v। ये भी वेलोसिटी है, इसे u डैश लिखेंगे और ये u है। इसी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट को माइकलसन मोरले ने लिया था और उन्होंने ये शो किया था अगर अब आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है वेलोसिटी से और लाइट भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो c माइनस v होगा। और अगर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट c प्लस v होगा। इसी दोनों को माइकलसन मोरले ने इस्तेमाल किया था और ये रिजल्ट निकाला था T1 इज नॉट इक्वल टू T। और यहीं पर उनके फेलियर होने का रीजन था कि जब उन्होंने C में in C he added V। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में इज ओनली फॉर लो वेलोसिटी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तभी काम करता है जब आपकी वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। अगर आपकी वेलोसिटी c के आसपास होगी तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करेगा। यानी कि इफ v is very less than c, then Galilean transformation works good. But if v approaches c, then Galilean transformation will not। इसी कॉन्सेप्ट को वो नहीं समझ पाए थे माइकलसन मोरले और उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ सी में किसी भी वेलोसिटी को ऐड कर दिया और उनको रिजल्ट नहीं मिला। इसकी वजह से वो फेल हो गए अपने एक्सपेरिमेंट में और उसके बाद इसको सही कर किया आइंस्टाइन ने। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन came with a new concept known as special theory of relativity। 1905 में आइंस्टाइन ने एक नया थ्योरी दिया जिसे स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं। इसने इस बात को प्रूफ किया आप लाइट में किसी वेलोसिटी को न जोड़ सकते और न ही घटा सकते। ये अल्टीमेट वेलोसिटी होती है, किसी भी वेलोसिटी को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। यही गलती माइकलसन मोरले की थी, उन्होंने लाइट में किसी और वेलोसिटी को जोड़ दिया था और घटा दिया था। ये संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। तो एक्चुअली में आइंस्टाइन ने क्या कहा था, अपने दो स्टेटमेंट से जिसे हम पोस्टुलेट कहते हैं।
the postulate of special theory of relativity given by Einstein 1905। इन्होंने दो पोस्टुलेट्स दिए, यानी दो रूल्स दिए, दो थॉट्स दिए स्पेशल थ्योरी के। पहला ये था, पहला रूल था द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, यानी कि समानता का नियम। समानता मतलब कि अगर दो या तीन इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल मींस एक फ्रेम ये है एस जो कि रेस्ट है, रुका हुआ है, और दूसरा फ्रेम एस डैश है जो कि मूव कर रहा है। एक फ्रेम रुका हुआ है और दूसरा मूव कर रहा है, तो दोनों ही इनर्शियल फ्रेम होंगे अगर वेलोसिटी की कांस्टेंट है तो। इफ v is constant then s and s dash are both inertial frame। तो आइंस्टाइन के पहले रूल के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में दो इनर्शियल फ्रेम में हमेशा एक ही फिजिक्स काम करेगी, लॉ ऑफ नेचर एक ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। यानी कि दो फ्रेम्स हैं, एक रुका हुआ है एक चल रहा है, अगर दोनों इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में ये रुका रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये रुका रहेगा, यानी कि दोनों में एक ही रूल काम करेगा, अलग रूल काम नहीं करेगा। द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल inertial frame either in rest or moving with constant velocity। यहाँ पे constant velocity बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर velocity constant नहीं है तो ये रूल काम नहीं करेगा। तो इस आइंस्टाइन के लिए, स्पेशल थ्योरी के लिए जरूरी है कि आपकी वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट। अगर जरा सा भी एक्सेलरेशन लगा या ब्रेक लगा सिस्टम में तो आइंस्टाइन थ्योरी वहां पे काम नहीं करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वन एंड ऑल, यानी कि किसी भी दो सिस्टम में जो इनर्शियल हो उन दोनों में एक ही रूल काम करेगा, अलग रूल काम नहीं करेंगे। ये पहला इनका रूल था। दूसरा उन्होंने जो दिया वो बेहद इंपॉर्टेंट था, बेहद इंपॉर्टेंट, जिसका नाम सेकेंड पोस्टुलेट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है वैक्यूम में, इसमें आप ना कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ हटा सकते हैं, अल्टीमेट वेलोसिटी होती है। आपको इससे किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। यही गलती करती थी माइकलसन मोटर ने। द स्पीड ऑफ लाइट इज अल्टीमेट वेलोसिटी ऑफ यूनिवर्स, अल्टीमेट velocity of universe and constant equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। ये उनका दूसरा रूल था, बेहद इंपॉर्टेंट। इसका सीधा कॉन्सिक्वेंस ये है कि नो any velocity can be added or subtracted in speed of light। यानी कि आप c में ना तो कुछ जोड़ सकते हैं
और ना ही कुछ घटा सकते हैं। सी अल्टीमेट वेलोसिटी है, इसे किसी भी वेलोसिटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और यही गलती कर दी थी माइकलसन मोरेन ने, उन्होंने सी में v ऐड कर दिया और c में माइनस v ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह समझे कि आम स्पीड जो लाइट की होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जबकि अर्थ की वेलोसिटी जो उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट, अर्थ की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप सोचिए आप 3 लाख में 30 जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर 3 लाख में हम 30,000 30 जोड़ लीजिए तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑलमोस्ट 3 लाख ही वो रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम 3 लाख में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऑलमोस्ट 3 लाख रहेगा। ये रिजल्ट माइकलसन मोरेन ने दिया, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप सी में वी नहीं जोड़ सकते और सी में वी नहीं कर सकते। ये सेकेंड लॉ था, पोस्टुलेट था आइंस्टाइन का, कि आप सी में कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। और फिर उन्होंने फाइनल कर दिया कि ईथर नाम की कोई चीज नहीं है, लाइट हमेशा वैक्यूम में चलती है। फाइनली he concluded, who? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कंक्लूड किया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था माइकलसन मोरेन ने, कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम all direction with constant speed 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला। दूसरा, नो एनी वेलोसिटी कैन बी एडेड और subtracted from speed of light। सीधे शब्दों में ये कहें कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज अल्टीमेट स्पीड। अभी तक पाए जाने वाली सभी स्पीड में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट होती है, और लाइट में आप न कुछ जोड़ सकते हैं न कुछ घटा सकते हैं। ये गलती माइकलसन मोरेन ने की थी। उन्होंने सी में भी जोड़ दिया था और सी में भी घटा दिया था और उनको रिजल्ट निगेटिव। और ये बात 30 साल बाद प्रूव हुई जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब दूसरा सवाल ये है कि जो कंक्लूजन माइकलसन मोरेन ने दिया था, सेकेंड कंक्लूजन, कि अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, मान लीजिए इज इनकम्प्लीट, अगर उन्होंने ये कहा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कंप्लीट होगा। अगर इसमें कुछ कमी है तो वो कमी क्या है, कैसे दूर की जाए, उस कमी के बारे में बताया, जिसमें इसका नाम था लॉरेंस। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स, पहले इसकी लिमिटेशन देखें। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स only for low speed। अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करेगी। When B approaches C, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन will not work। अगर ये काम नहीं करेगा तो कोई तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जो काम करेगा। इसकी जगह पे उस नए ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने कहा था कि देयर नीड अ न्यू सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए एक नया फार्मूला चाहिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो हाई स्पीड पे भी काम कर सके। A new set of transformation is required. Mission is required which can work at low as
will as high speed, यानी कि एक जनरल फार्मूला चाहिए जो लो पे भी काम करे और हाई पे भी काम करे। लो पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है इन्वर्ट नेचुरल, लेकिन हाई पे काम करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन पता नहीं था। तो इसके लिए लॉरेंट सामने आए और उन्होंने एक नया फार्मूला दिया जो हाई पे भी काम करेगा और लो पर भी। उसका नाम दिया गया लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आइए इसको देखते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यहाँ से आपका रिलेटिविस्टिक अप्रोच होता है, यानी कि जब आपकी स्पीड लाइट स्पीड के आसपास होने लगे या बहुत ज्यादा स्पीड पर आपके सारे फार्मूले काम करना बंद कर देते, तब यहाँ से रिलेटिविटी स्टार्ट होती है। जब आपकी स्पीड नॉर्मल स्पीड जैसे हम लोग चलते हैं उसमें आपको आइंस्टीन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तब आपको आइंस्टीन फार्मूले की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग को आइंस्टाइन फार्मूला एहसास नहीं होता क्योंकि हम लोग की स्पीड बहुत ही कम होती है। तो हम लोग की नॉर्मल स्पीड जो होती है उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है, लेकिन जब हाई स्पीड होती है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करता। ऐसे कंडीशन में हमको एक नया फॉर्मूला चाहिए जिसका नाम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। सिंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वर्क्स ओनली एट लो स्पीड, then Lorentz gave a new set of transformation called Lorentz transformation equation. लॉरेंट ने गैलीलियन में जो कमी थी उसको पूरा किया और ये बताया कि नया जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों पे काम करेगा इक्वली। तो उन्होंने क्या ये कॉन्सेप्ट लिया कि पहली चीज लॉरेंट गैलीलियन में टाइम हमारा सेम था, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का टाइम सेम था। अगर कोई इवेंट घट रहा है कहीं पे तो दो लोग उसको देख रहे हैं तो उनके लिए दोनों टाइम एक ही था। मगर लॉरेंट ने कहा कि टाइम भी रिलेटिव होता है, जरूरी नहीं कि दोनों टाइम सेम हो। अकॉर्डिंग टू लॉरेंट टाइम इज आल्सो वेरिएबल। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हमारी घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो ये जरूरी नहीं जो बहुत तेज चलाओ उसकी घड़ी में भी 1 घंटे में 60 मिनट हो सकता है उसकी घड़ी में 1 घंटे में 58 मिनट हो हाई स्पीड से। ये डिफरेंस इन्होंने दिया लॉरेंट ने कि टाइम भी वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू स्पीड, और नया फॉर्मूला दिया लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। इनके रूल के मुताबिक अगर मान लीजिए कोई फ्रेम है एस जो कि रुका हुआ है, स्टेशनरी है एस अपनी पोजीशन पे, आप यूं समझ लीजिएगा आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और एक दूसरा फ्रेम है या कोई ट्रेन समझ लीजिए जो आपके सामने से गुजर रही है, इसका नाम है एस डैश, एक्स डैश हो गया, वाई डैश, जेड डैश, और ये ट्रेन सामने गई v वेलोसिटी से। यहाँ पर v की वैल्यू ऑलमोस्ट c के आसपास है, काफी तेज है, सेंस चेंज हो गया, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, v की वैल्यू c के आसपास है। ऐसी कंडीशन में दोनों में क्या रिलेशन होगा? गैलीलियन के मुताबिक अगर गैलीलियन ट्रांसमिशन लगा है, यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, घटना घटी, मान लीजिए कोई फ्लैश ऑफ लाइट ऑन हुआ, बल्ब ऑन हुआ, तो ये पॉइंट इवेंट है। यहाँ पे इसके दो पॉइंट होंगे, एक इसके हिसाब से, ओ के हिसाब से, और एक ओ डैश से। ओ के हिसाब से हमने तो ये पॉइंट हो गया P, X, Y, Z, T, और इसी पॉइंट के हिसाब से दूसरे के इसी का कोऑर्डिनेट X डैश, Y डैश, Z डैश और T डैश। यहाँ पे T is not equal to T डैश, दोनों बिल्कुल अलग है। गैलीलियन में दोनों को सेम किया गया, यहाँ पे टाइम अलग है। दूसरी चीज वेलोसिटी बहुत ज्यादा है,
सी के आसपास, तो क्या कैसे जोड़ेंगे? ये डिस्टेंस आपका हो गया x और ये डिस्टेंस हो गया x डैश। लॉरेंट्ज ने ओरिजिनल गैलीलियन में थोड़ा सा चेंज किया और द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन स्टार्ट विद ए स्लाइड चेंज उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, बदलाव किया गैलीलियन में। उन्होंने ये कहा x डैश इज इक्वल टू, ये आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि इसमें कमी थी। उन्होंने सामने इसके एक कांस्टेंट लगा दिया गामा, इसकी वैल्यू उनको नहीं पता, इसको कैलकुलेट करता। सिमिलरली क्योंकि आइंस्टीन के हिसाब से दोनों सिस्टम इनर्शियल है, दोनों में एक ही फॉर्मूला काम करेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस b t डैश। हियर t इज नॉट इक्वल टू t डैश, इसलिए हमने इसे अलग किया गया क्योंकि t और t डैश दोनों अलग हैं, एक नहीं है। ये गैलीलियन लॉरेंट ने थोड़ा सा चेंज किया, गामा लगाया, एक टर्म लगाया, नया कांस्टेंट टर्म लगाया, जिसे हम लोग कांस्टेंट रिलेटिविस्टिक टर्म कहते हैं। गामा इज ए कांस्टेंट रिलेटिविस्टिक फैक्टर, और इसी गामा की वैल्यू को कैलकुलेट करना था कि गामा की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू गामा x डैश प्लस बी टी डैश। अब यहाँ पे जो x डैश है इसको हम रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 से, यहाँ से हम x डैश की वैल्यू बाहर लेंगे, तो x डैश की वैल्यू गामा x माइनस बी टी प्लस बी टी डैश। इसको सॉल्व करें, x गामा नीचे आ जाएगा, इसको ब्रेक कर दें, गामा x प्लस गामा बी टी प्लस बी टी डैश। हमको यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम फैक्टर को ट्रांसफर करेंगे, बी टी डैश इधर किया हमने, इक्वल टू x बाई गामा, यही रहेगा, ये इधर आ जाएगा माइनस गामा x और ये टर्म भी इधर आ जाएगा, ये माइनस। राइट, x बाई इक्वल टू गामा x माइनस गामा बी टी प्लस बी टी डैश, और बी टी डैश इक्वल टू एक्स बाई वाई माइनस गामा एक्स प्लस गामा बी टी। नाउ थोड़ा सा इसको शॉर्ट किया जाए, यहाँ से टी डैश की वैल्यू निकालें हम, तो बी नीचे जाएगा x अपॉन गामा बी माइनस गामा x अपॉन बी, और यहाँ से प्लस गामा टी, ये निकल गया। इसको शुरू करें, गामा टी आगे ले लिया, माइनस गामा x अपॉन बी गामा ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे क्वेश्चन 3। नाउ
अकॉर्डिंग टू सेकेंड पोस्टुलेट, जो आइंस्टाइन ने सेकेंड पोस्टुलेट बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। उस कंडीशन में अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो फ्रेम कोई भी हो, फॉर्मूला सेम रहेगा, सी टी एंड एक्स डैश इक्वल टू सी टी डैश। दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, और इसी दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और 2 में रखेंगे। इक्वेशन 1 और 2 क्या था? इक्वेशन 1 था एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस बी टी एंड एक्स इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस बी। इन दोनों को जहां पर एक्स है वहां पे सी टी और जहां पर एक डैश वहां पे सी टी ले सकते हैं। देन एक्स की जगह सी टी डैश इक्वल टू गामा सी टी माइनस बी एंड यहाँ पर सी टी इक्वल टू गामा एक्स डैश की जगह सी टी डैश माइनस बी प्लस बी टी डैश। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सी स्क्वायर टी टी डैश इक्वल टू गामा स्क्वायर, यहाँ से सी टी कॉमन निकलेगा और यहाँ से सी टी डैश कॉमन निकलेगा और यहाँ बचेगा सी टी स्क्वायर इक्वल टू गामा टी टी डैश कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा सी माइनस बी और सी प्लस टी डैश टी डैश कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ इसको स्पेल करें, गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, सी स्क्वायर गामा ले लिया हमने, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू गामा स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। तो गामा की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ये कांस्टेंट था जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं था, ये चेंज किया लॉरेंस ने इसी इक्वेशन की वजह से। हाई स्पीड और लो स्पीड दोनों पे इक्वेशन काम आएगा। नाउ इस वैल्यू को इसमें रखें तो टी डैश इक्वल टू आएगा, गामा कामन से निकाल के बाहर, टी माइनस एक्स बाई बी 1 माइनस 1 बाई गामा स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करें, गामा टी माइनस एक्स बाई बी 1 1 कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू मिलकर आएंगे वो आएगी टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर। टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, ये टाइम में आया। एंड ओरिजिनल इक्वेशन, अगर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखें तो x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिया। ये टर्म, यही टर्म अलग कर दिया लॉरेंट को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
ये कमी थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, जो गैलीलियन नहीं बता पाए थे, जिसकी वजह से माइकलसन मोर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। तो नया कॉन्सेप्ट जो लॉरेंट फॉर्मेशन ने दिया वो ये दिया कि पोजीशन और टाइम दोनों में चेंज होता है, सिर्फ पोजीशन में नहीं। एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइट चेंज नहीं होती है, वाई जेड दोनों डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। टाइम इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये टर्म गामा। इसी की वजह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल कर गया था और माइकलसन मोर को अपना रिजल्ट नहीं मिला। चलिए, ये था लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और इसके बगल में हम गैलीलियन लिख रहे हैं। x डैश इक्वल टू x माइनस bt, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू। ये आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर निकल कर आ रहा है वो 1 बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, ये इंक्लूड है, उसमें नहीं है, इसमें है। तो अब ऐसी ये फॉर्मूला लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ये वर्क करता है ओनली एट लो वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला वर्क करता है लो एंड हाई वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें वेलोसिटी कम कर दें तो ये उसमें रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो वर्क्स एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एट लो वेलोसिटी। अब हम ये चेक करेंगे कि आखिर लो वेलोसिटी कम करते ही ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन में कैसे कन्वर्ट होता है। इसके क्वेश्चन पूछा जाता है, show that at low velocity Laurent transformation reduces to Galilean transformation। तो इसका सोल्यूशन इस तरह देखा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जो है वो ये है, x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z एंड t डैश इक्वल टू t माइनस x b बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी। अगर वेलोसिटी बहुत कम है, इफ वेलोसिटी इज वेरी लो, यानी कि वेलोसिटी जो है लाइट स्पीड से बहुत कम है, देन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। यहाँ से अगर इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में 1 के कंपैरिजन में ये 0 होगा, बहुत कम नेगेटिव जाएगा, तो हम इसको अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रिड्यूसेस टू 1। तो इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ 1 रख दें, देन x डैश इक्वल टू x माइनस बी टी, यहाँ से 1 हो गया रो स्पीड में, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z और t डैश ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू t। और यही आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि अगर इस फार्मूले में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन वेलोसिटी स्पीड बहुत कम हो गई तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूसेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एट लो वेलोसिटी। धन्यवाद।